27 अप्रैल से 5 मई के बीच हमारा एग्जाम हो सकता है। यानी अगर हम कैलकुलेशन बिठाएं तो करीब 75 दिन है हमारे पास में। और इसी के साथ अभी 12 फरवरी को हमारे एचएससी बोर्ड के एग्जाम भी हो जाएंगे। एचएससी बोर्ड के बाद हमारा सीधा फोकस है हमारे सीईटी एग्जामिनेशन पे। और सीईटी एग्जाम को किस तरीके से हमें क्रैक करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दिखाऊंगा, मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा, अभी गाइड भी करूंगा। अगर आप एज अ पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों पे इस चीज़ को इंप्लीमेंट करिएगा, और एज ए स्टूडेंट आप देख रहे हैं तो इस चीज़ को आप स्टडी टेबल पे सामने लगा के फॉलो करिए। बिकॉज ये 75 डेज का पूरा प्रॉपर प्लान अगर आप फॉलो करते हो, आप इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बस मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है कि क्या आपको नहीं करना है जिससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, और क्या आपको करना है जिससे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। यही चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। मोस्ट वेलकम आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र नर्सिंग के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका साथी जय। आज बात करेंगे 75 डेज के अंदर जीरो लेवल पर अगर हम हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन जीरो लेवल पर है, तो वो जीरो टू हीरो लेवल पे यानी कि 97 परसेंटाइल कैसे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहली चीजें, इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, पीडीएफ नोट्स सीटी के रिगार्डिंग, इन्फॉर्मेशन सीटी के रिगार्डिंग। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा, जय अकेडमी फॉर नर्सिंग की। प्ले स्टोर पे जाके सर्च करिए, यह एप्लीकेशन आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ आपको काफी सारे टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाएंगे, आपके लिए स्पेशलाइज डिजाइन किया गया कोर्स देखने को मिल जाएगा। जैसे सीटी के लिए जो आपका कोर्स है वो है संघर्ष बैच। इस संघर्ष बैच में आपको सब चीजें मिलती है, 250 टेस्ट बुक्स, इसके अलावा 1-on-1 मेंटोरशिप, 1 शॉट क्लासेस, डीपीपी, सब चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो बात करें सबसे पहली सीटी एग्जाम के बारे में। सीटी है क्या चीज? अगर सीटी के बारे में हम बात करें तो आपको पता होगा एग्जाम डेट हमारे पास में आ रखी है सीटी की। क्या है? एग्जाम जो है आपका वो हो रहा है करीब 27 ऑफ अप्रैल से 5 ऑफ मई तक के बीच में। ये आपकी टेंटेटिव एग्जाम डेट आ रही है। दूसरी बात, अगर मैं सिलेबस को लेकर बात करूं कि हमारा सिलेबस क्या है एग्जाम के लिए, तो आपको पता होगा यहाँ पे एचएससी बोर्ड इसका क्लास 12th का सिलेबस है आपके लिए मेनली। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। कौन सा? नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट। पेपर के पैटर्न की लेके बात करें कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, तो इसका जो पेपर पैटर्न है उसमें आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तो आता ही आता है, लेकिन इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है। यहाँ पे इनसे 60 क्वेश्चंस और इनसे 40 क्वेश्चंस, मतलब कुल मिला के 20 हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। 100 मार्क्स का पेपर है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब कट ऑफ को लेके बात करें, कितने मार्क्स हमें लाने पड़ेंगे? अगर कट ऑफ को लेके बात करें तो आप मान के चलिए, अगर आप गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हो तो आपको 99 परसेंटाइल चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी। वहीं रिजर्व कैटेगरी आपके पास में है और आप गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हो रिजर्व कैटेगरी के लिए, ये है आपके लिए यूआर के लिए, और एक है आपका रिजर्व कैटेगरी। ये रिजर्व कैटेगरी के लिए हो गया आपका। तो यहां आपके पास में 97 परसेंटाइल होना चाहिए। वहीं अगर प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कम से कम आपका 70 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स होना चाहिए, प्राइवेट में अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो। अब ये सारी चीजें तो ओके है। यहां पे अगर मैं बात करूं भैया हम कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, वो जो 17 साल के बच्चे हो, मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ 2009 के अंदर होनी चाहिए। 2026 दिसंबर तक आप 17 साल हो जाना चाहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहां पे ये हो गई। इसके अलावा जो बच्चा बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, जो बच्चा जीएनएम करना चाहता है, वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, कोई बाहर का बच्चा है जिसके पास में महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं है, नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो यहां गवर्नमेंट सीट पे अप्लाई नहीं कर पाएगा, ओनली फॉर प्राइवेट सीट पे अप्लाई कर पाएगा। गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाएगा अगर उसके पास में उसका डोमिसाइल नहीं है। इसके फॉर्म कब आने वाले हैं? तो फॉर्म आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। क्या? तो भाई फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है फिल कर दो, बिकॉज इसकी लास्ट डेट 24 फरवरी है। कब है? 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ध्यान रखना। ये स्टार्ट नहीं होगा, लास्ट डेट है इसकी। स्टार्ट ऑलरेडी ये हो चुका है,
तो 24 फरवरी आपके पास में लास्ट डेट है, अगर आपने फिल नहीं किया फिल कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या चाहिए हर चीज बता चुका हूं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन को लेके कि यार हमें सबसे पहले अपने मार्क्स बढ़ाने। तो मिस्टेक नंबर 1 जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, पहली मिस्टेक, अलग अलग रिसोर्सेस को बार बार पढ़ना। आप क्या कर रहे हो, कभी इसका पढ़ा कभी इसका पढ़ा, तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि आप एक रिसोर्स नहीं कर रहे हो। दूसरी चीजें, आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़िए। आपका जो सिलेबस है वही पढ़िए। अगर आप सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ रहे हो तो अपने एग्जाम को क्रैक करने में आपके लिए आसानी होगी। तीसरी मिस्टेक, आप पीवाईक्यू पेपर्स को देखो, क्योंकि अगर सीयूईटी की बात करें तो 2023 में इसका एग्जाम हुआ था पहली बार, फिर 2024 में हुआ और फिर 2025 में हुआ। अगर आप इन तीनों ईयर के पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको प्रॉपर अच्छे से पता चल जाएगा कि कहां आपको ध्यान देना चाहिए, कौन से हाई वेटेज वाले टॉपिक है और कौन से लो वेटेज वाले टॉपिक है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, सिलेक्शन उसका ज्यादा अच्छी तरीके से होता है जो स्मार्ट वर्क करता है, ना कि हार्ड वर्क। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास में एजुकेशन अवेलेबल है अपने घर पर, मतलब उन्हें कहीं जाके मोटी फीस जमा नहीं करवानी, अपने घर पे ही एक नॉमिनल प्राइस के अंदर आपको बेस्ट एजुकेशन मिल जाती है। तो यार जब सब चीजें मिल रही है तो हमें स्मार्ट वर्क करना होगा। तो पीवाईक्यूज को आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। आप एनालिसिस ना करें तो आप फॉलो कर सकते हैं किसको, एक ऐसे किसी प्लेटफॉर्म को जो ये सब चीजें आपके लिए करता हो। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी अपनी जय एकेडमी, आपके अपने जय भैया, क्योंकि हम आपको ये सब कुछ आपके संघर्ष बैच में प्रोवाइड करवा के देते हैं। अगर आप सिर्फ ब्लाइंडली आंखें बंद करके भैया मुझे रोज इतना बता दो मैं इतना पढ़ लूंगी, तो आप संघर्ष बैच को ज्वाइन करो। 100% आपका सिलेक्शन निकल के आएगा, बेहतरीन रैंक के साथ निकल के आएगा, क्योंकि आपके पास में सीटें बढ़ चुकी हैं। उसके बाद में मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, हम प्रैक्टिस नहीं करते, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। अगर आप सीईटी की देखेंगे तो सीईटी में जो 20-20 क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्वेश्चंस आपके बहुत इजी आते हैं और हर एग्जाम चाहेगा उसके लेवल को मेंटेन करना। आज आप देखो, आपको अगर शायद पता हो कि सीईटी में हमारे एचएससी बोर्ड के एग्जाम का लेवल भी इंप्रूव हुआ है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि बाकी जो स्टेट्स के बीएस नर्सिंग के एग्जाम्स हैं वो भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो प्रैक्टिस आपको बेहतर करनी पड़ेगी और इस बेहतर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 18,000 एमसीक्यूज करा रहा हूं विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन। मतलब आप अगर 18,000 क्वेश्चंस करके जा रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके इस पढ़ाए हुए सिलेबस से बाहर नहीं होगा, सब कुछ आपका इसी में हो जाएगा। और एक बेहतर चीज आपकी ये होगी कि इसके साथ साथ जो एम्स नागपुर है आपका, एम्स नागपुर, यहां पे भी आप इजीली सीट निकाल सकते हैं और यहां सीट सिर्फ लड़कियां निकाल सकती हैं। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तब भी आप जा सकते हैं आराम से एग्जाम्स को फाइट करके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक गलती बच्चे करते हैं वो है एरर एनालिसिस। आप एरर को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, आपकी गलतियां आपको पता नहीं चल रही है। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपने प्रैक्टिस की, जो मिस्टेक्स थी आप उसको काम नहीं कर, दोबारा टेस्ट होगा फिर मिस्टेक आएगी फिर करोगे वो सेम चीज, तो इसका मतलब वो मिस्टेक्स आप रिमूव ही नहीं कर पा रहे हो। और जब तक मिस्टेक रिमूव नहीं करोगे, ये एरर कॉपी आप नहीं बनाओगे, चीजें मिस्टेक करते रह जाओगे। एंड फिर हमारे पास में लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है रिवीजन। अक्सर हम हमारे पूरे टाइम को रिवीजन में ही देते ही नहीं है, हम पूरा टाइम सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन को दे देते हैं, क्या सिलेबस कंप्लीट करेंगे बस खत्म हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना आपको अपने टाइम को किसको देना है, रिवीजन को देना है। रिवीजन के लिए अगर आप कम से कम 30 डेज का टाइम निकालते हैं, जहां पे इन 30 डेज में आप मॉक टेस्ट भी करते हैं और रिवीजन भी करते हैं, तो इसका मतलब आप सिलेक्शन के बहुत करीब चले जाएंगे। ये चीजें ही आपको फॉलो करनी है। अब जो 75 डेज आपके पास में है, इन 75 डेज को आपको यूटिलाइज कैसे करना है, ये 75 डेज ही आपको डिवाइड करने हैं। क्योंकि अगर आप अपने सिलेबस को डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स आपके पास में 46 चैप्टर्स निकल के आएंगे। इसमें आपके पास में 3 कैटेगरीज हैं, पहला है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। वहीं इस तरफ आप आओगे तो यहाँ पे है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश। इन 5 सब्जेक्ट में अगर आप सही ढंग से कर रहे हैं तो फिजिक्स में आप इजीली 16 से 18 मार्क्स ला सकते हो, केमिस्ट्री में आप इजीली 18 से 19 मार्क्स ला सकते हो, बायो में तो बहुत आसान है, 20 आउट ऑफ 20 का ही टारगेट करना है अपने को, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी बहुत आसान है, 20 आउट ऑफ 20 टारगेट करना है आपको। आपके लिए आरंभ सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, इंग्लिश की ऑलरेडी आपकी सीरीज स्टार्ट है जहां पे आप इजीली 16 में से 18 मार्क्स लेके आ सकते हो। अब आप देखो मार्क्स कटे ही क्या है हमारे,
अगर मैं 18 18 18 और एक 19 करूं तो 5 मार्क्स कटे, इसका मतलब कि हम आसानी से 90 से 95 मार्क्स लेके आ सकते हैं हमारे एमएचसीटी के अंदर। ये आपको टारगेट करना है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए अगर मैं बात करूं फिजिक्स में, आपको आपकी बुक्स पढ़नी है। अब अगर बुक्स नहीं अवेलेबल है या नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको ऑलरेडी आपके बैच के अंदर वीटीएम सर एंड आपके जीजी सर प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से आपका पूरा फिजिक्स खत्म कर रहे हैं। अभी भी अगर आप लेट हो, अभी भी आपने फॉलो नहीं किया है, तो आई थिंक यू शुड मस्ट बी फॉलो, बिकॉज ये आपके सिलेक्शन के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है। सेम सिमिलर चीज केमिस्ट्री में बात करें, आपके पास में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये 3 चीजें आ जाती हैं। तो इन तीनों चीजों को एलटीएम सर बेहतर तरीके से आपको तीनों अलग अलग सेगमेंट में पढ़ाते हैं। अब ध्यान रखना, यहां पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बाहर से नहीं आता। मतलब आप भूल जाइए कि कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ इसी में क्लियर हो जाता है। फिर इवन आपकी बायो सेगमेंट जो मैं खुद आपको पढ़ाता हूं वो क्यों ना हो। नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश में भी सेम सिनेरियो है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता, क्योंकि नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि 20 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन तो आपके बायो रिलेवेंट हो गए, 6 से 7 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेवेंट हो गए। तो ये प्रॉपर आपके बायो रिलेवेंट हो जाते हैं। इंग्लिश में आपके बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जो आपको आपके अभिषेक सर कंप्लीट कराते हैं। यानी इन 75 डेज को आप डिवाइड कर दो किस तरीके से कि यार ये जो 75 डेज है इसमें से मैं करीब 45 डेज जो है वो दूंगा अपने सब्जेक्ट को। अगर आपने 45 डेज अपने सब्जेक्ट को दे दिए, इसका मतलब पीछे आपके पास 30 डेज बचे। इन 30 डेज में हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे। तो रिवीजन एंड मॉक टेस्ट से आप अपनी तैयारी को और शानदार कर जाओगे। बस यही चीजें आपको फॉलो करनी है। तो अगर आप 75 डेज के टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा 75 डेज।